नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो बहनों के साथ एक कॉलेज ट्रिप में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप आज ये नहीं कहूँगा। आज डायरेक्टली कहानी की शुरुआत करूँगा और हमेशा की तरह ये प्रूफ करूँगा कि कितनी खौफनाक घटना थी। दरअसल आज से लगभग 6 साल पहले की बात है। मुंबई के एक बढ़िया से परिवार में रहने वाली दो बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक का नाम था जैनाब और एक का नाम था ज़ैबा। एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी, अलग अलग सेमेस्टर्स में थी। ये दोनों का जो फ्रेंड सर्कल था ये बहुत अच्छा था। सभी का नेचर बहुत अच्छा था और इस फ्रेंड सर्कल में लड़कियां ही थी ज़्यादातर। जब कभी भी मौका मिलता था तो ये ग्रुप की सारी लड़कियां कहीं घूमने फिरने के लिए जाया करती थी। लड़के नहीं जाते थे। अब एक आध दो लड़के थे, वो कितना इतनी लड़कियों के बीच में एडजस्ट हो पाते। 7 या 8 लड़कियों का ग्रुप था। तो जो बड़ी बहन का ग्रुप था, ज़ैबा का ग्रुप था, वो जैनाब के ग्रुप से मैच करता था। मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, अलग अलग सेमेस्टर्स के थे लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड भी थे। अभी कुछ समय पहले ही सेमेस्टर एग्जाम्स कंप्लीट हुए थे दोनों ही बहनों के, और दोनों का ही रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। काफ़ी समय से इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि यार एक बार ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, इसके रिजल्ट आ जाए, परसेंटेज अच्छे आएंगे तो कहीं घूमने के लिए चलेंगे। फ्रेंड सर्कल में भी यही बात हुई थी। तो जब अब रिजल्ट आ गया, सब कुछ अच्छा रहा, तो जैनाब और ज़ैबा ने घर पे बात की कि थोड़ा घूम के आए क्या, थोड़ा अपने मुंबई के आउटर एरिया में बढ़िया सा हरियाली वाला जगह है। मतलब पहाड़, तालाब, पेड़ पौधे, हरियाली, ग्रीनरी बहुत प्यारी है। अब मुंबई वालों के लिए ये बहुत अच्छा फील देता है, मतलब ऐसी जगह पर जाना जो कि नेचर से कनेक्ट करती है। घर पे बात की दोनों बहनों ने, घर वालों ने बोलती कि ठीक है जाओ अच्छे से, लेकिन ज़्यादा मस्ती मत करना और थोड़ा सेफली जाना, सेफली आना। घर वालों ने बहुत प्यार से इन लोगों को परमिशन दे दिया। फ्रेंड सर्कल में भी जितनी लड़कियां थी सबको परमिशन मिल गई और एक डेट जो इन लोगों ने डिसाइड किए थे, पहुंच गए भाई एक बढ़िया प्यारी सी जगह, ओपन एरिया। पिकनिक मनाने जैसा हुआ सब लड़कियों का। मस्त से एंजॉय कर रहे थे ये लोग। सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचे थे। ट्रेन वेन से, गाड़ी वाड़ी से ये लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। खुद की पर्सनल गाड़ी से नहीं, मतलब रेंटेड गाड़ी से ये लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। फिर बढ़िया से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना। दोपहर के 2:30-3 बजे हैं कि अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ा। जोरों की बिजली कड़की और कुछ ही पलों में जोरों की बारिश शुरू हो गई। जो अचानक से बारिश गिरती है ना, वैसी वाली। अब ये लोग कहाँ भागे भाई, ये पूरा ओपन एरिया है। तो भागते 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 भागते, बारिश से बचना ज़रूरी है, बारिश बहुत ज़्यादा है और भीग भाग जाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो भागते भागते थोड़ी आगे जाने के बाद एक पेड़ दिखाई दिया। ये लोग बस छाता, रेनकोट ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बारिश के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये उस पेड़ की तरफ भागे। बड़ा सा घना पेड़, शायद पीपल का पेड़ था, बड़ा सा। उसके नीचे जाके इंतज़ार करने लगते हैं कि बारिश थमे तो सही, वरना हम यहाँ से निकल कैसे पाएंगे। फिर 15 मिनट बीत गए, बारिश रुकी नहीं और ये लोग, जो 60 लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो लगभग भीग ही गई। और फिर थोड़ी देर बाद हल्की बारिश कम हुई और काफ़ी, मतलब शाम का वक्त हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा गया था। फिर अचानक से इन लोगों की नज़र पड़ी एक बूढ़े व्यक्ति पर, जो कि पीछे की तरफ से निकलकर छाता लेके इनके सामने से कहीं जा रहा था। अचानक से उस बूढ़े व्यक्ति ने इन लोगों की तरफ भी देखा और बोला कि अरे 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 अरे, तुम लोग कहाँ पे खड़े हो, चलो चलो बाहर निकलो, वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े मत रहो। ये लोग बोलती हैं कि नहीं, ऐसा क्या हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे पास छाता नहीं है, तो थोड़ा पेड़ के नीचे रुक गए, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि जहाँ तुम खड़े हो ज़रा पीछे एक बार देख लो। पीछे देखते हैं, हाँ एक दीवार ही तो है। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि जिस दीवार को तुम दीवार समझ रहे हो, नॉर्मल दीवार नहीं है, वो एक शमशान घाट की दीवार है। और तुम्हारे जस्ट पीछे इस दीवार के जस्ट दूसरी तरफ एक चिता जल रही है भरी बारिश में। निकल जाओ, चलो यहाँ से हटो थोड़ा सा। तो इन लोग को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा और वहाँ से हटी। मतलब भरी बारिश में चिता नहीं जल रही थी यार, अब ऑब्वियसली शेड होता है ऊपर। तो जस्ट ये लोग जहाँ खड़े थे वहाँ थी दीवार इनके पीछे, और दीवार के पीछे की तरफ एक चिता जल रही थी। और वो अंतिम संस्कार से ही वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला था और इन लोगों को देख के चेतावनी दिया था कि वहाँ से हट जाओ, कि तुम्हारे पीछे ही चिता जल रही है। सब लड़कियां हट गई। अब सभी लोगों को एक थोड़ी सी वियर्ड सी फीलिंग आई कि यार, पहले तो ज़ैबा और जैनाब दोनों ने ना एकदम खतरनाक वाला इत्र लगा के रखे थे। कुछ लड़कियां थी जिन्होंने अपने बाल वाल खोली हुई थी। तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि यार अभी चिता चल रही थी और हम लोग बाल खोल के, परफ्यूम लगा के, इत्र लगा कर यहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक नहीं था।
सभी लोगों का मूड अपसेट और डाउन हो गया और मौसम ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया था। और उसके बाद ये बूढ़े अंकल ने जो बताए, इसने काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस पार्टी को यहीं पे हम लोग, इस पिकनिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और निकल पड़ते हैं। सभी लोग वहाँ से निकले और जो रेंटेड इन लोगों की गाड़ी थी उसमें सवार हुए और अपने अपने घर को पहुँच गए। अब जब ये अपने घर को पहुँची आज, मतलब अब कांड शुरू हुआ जैनाब के साथ। छोटी वाली बहन वो घर पे आई है और खाना खाने के लिए खाने के सामने बैठी है ना, तो बिल्कुल एक निवाला उठा रही है और खा ही नहीं पा रही है। हिम्मत ही नहीं हो पा रही है खाने की। मतलब जैसे ही खाने को जाती तो हार्ट बीट एकदम बढ़ने लगती और चक्कर सा आने लगता, तो हिम्मत हुई नहीं खाने की। इसको ऐसा लगा कि यार कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, एग्जॉशन हो गया हमारी ट्रैवलिंग का, इसलिए मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो आज खाना नहीं खाती है और सोने के लिए चली जाती है। लेकिन सोती है तो बहुत डरावने डरावने सपने आते हैं और नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, आज बहुत थकान हो गई थी, और थकान कई बार होती है तो खाना भी खा के नहीं होता है कई बार, और नींद भी डिस्टर्ब्ड रहती है, तो हो सकता है चलो इग्नोर मारती हूँ। लेकिन फिर अगले दिन खाना खाने को बैठी तो फिर ऐसे ही हाथ काँप रहे हैं। फिर अगली शाम आ गई, फिर अगला दिन आ गया। अब इतना समय बीत गया है, खाना नहीं खा पाई है और ना ही ये 2 रातों से सो पाई है। तो अब इफेक्ट होना शुरू हो गया, नेगेटिव इफेक्ट। सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई कि अब बिस्तर से उठ भी रही है ना, तो पैर हाथ इतनी बुरी तरीके से कांप रहे हैं कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है और बिस्तर में गिर जा रही है। अब कुछ दिन और बीत गए, फिर डॉक्टर लोगों से भी बातचीत शुरू हो गई थी, ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तरह तरह के टेस्ट भी डॉक्टर ने करने बोले। टेस्ट हुए तो जांच में कई तरह के टेस्ट होते हैं। हाँ, तो कभी कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाती तो कुछ दिन बाद वही चीज़ निगेटिव हो जाती। ये चीज़ चलती रही और जैनाब का खाना पूरी तरीके से बंद हो गया। वो खाना खा ही नहीं पा रही थी और लगातार वज़न गिरता जा रहा था। इसके मम्मी पापा सब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो जैनाब की मम्मी ने जैनाब की नानी को ऐसा फ़ोन लगाई, ऐसा होता है ना, डिस्कस करने के लिए घर पे बच्ची की तबीयत ख़राब है, और नानी को सारी बात बता दी। नानी मुंबई में नहीं कहीं और रहती थी, कोई गाँव में। नानी ने बोली एक काम करो, जनाब को लेकर आ जाओ, यहाँ पे मौलाना साहब हैं, उनको थोड़ा दिखा देंगे, वो ऐसी परेशानियों को ठीक कर देते हैं। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, अब डॉक्टर से तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो लेके ही आ जाओ। तो जनाब की मम्मी जनाब को लेकर नानी के गाँव पे पहुँच गई और नानी जी ने जैसे ही जनाब को देखी बोली कि इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब समझ में आ रही है, बहुत हालत ख़राब है। और ये कमरे के अंदर एंटर किए है तो एक अजीब सी वाइब मिली। अब जो पुराने लोग होते हैं थोड़े समझदार होते हैं, तो जैसे ही जैनाब घर के अंदर एंटर की ना नानी के, तो नानी को ऐसा मतलब हिंट मिला, ऐसी वाइब्स मिली जो कि पॉजिटिव नहीं थी। इनको बहुत ही एक ऐसे एकदम कंप्रेस कर देने वाली एनर्जी फील हुई जैनाब के पास से। उन्होंने बोली कुछ तो ठीक नहीं है, मैं मौलाना साहब को बुलाती हूँ। शाम का वक्त हो रहा था और मौलाना साहब से थोड़ी पहचान थी, तो मौलाना साहब शाम के वक्त ही आए। जनाब को देखते से ही बोल दिए कि तुमने कुछ तो गड़बड़ी कर दी हो, तुम्हारे आसपास एक पैरानॉर्मल एनर्जी भटक रही है। अब उसका कारण क्या है, क्यों भटक रही है, ये सब कुछ अभी तो नहीं बताऊंगा, उतना वक्त भी नहीं है। मैं तुम्हें पानी पढ़कर दे रहा हूँ, वो पानी पी लो, उससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। जनाब ने वो पानी पीना शुरू करी। मौलाना साहब ने बोले थे सिर्फ आज नहीं बल्कि 7 दिन तक इसका सेवन करना है। अब जब से उसने इस पानी का सेवन करना शुरू करी थी, सुबह शाम, इसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा। फिर 7 दिन बाद जब ये जनाब लगभग ठीक ही हो गई, तो नानी का अपनी बड़ी नातिन से यानी जनाब की बड़ी बहन से भी मिलने का मन किया। नानी ने फ़ोन लगाई और बोली कि ज़ेबा तू अकेली वहाँ पे क्या है, तेरी मम्मी और तेरी छोटी बहन दोनों यहाँ पर है, अच्छा नहीं लगता, तू भी आ जा, मुझे तुझे भी देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो ज़ेबा ने बोली कि ठीक है मैं आती हूँ। ज़ेबा भी वहाँ पे पहुँच गई। अब ज़ेबा यहाँ पर जैसी आई ना, तो ज़ेबा की हालत देख के नानी एकदम शॉक, और मम्मी भी और जनाब भी एकदम शॉक, क्योंकि सेम टू सेम वही कंडीशन ज़ेबा की भी थी जो कि जनाब की हो गई थी। 7 दिनों में ही, 7 दिन से ये दोनों यहाँ पर थी ना, 7 दिनों से ही इसका वज़न इतना ज़्यादा घट गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे, ये भी खाना नहीं खा पा रही थी। तो उसने डांटी भी कि तूने बताई क्यों नहीं पहले फ़ोन करके कि तेरी भी इतनी कंडीशन ख़राब है, ठीक नहीं है ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे नानी ने भी बोली कि इसको भी मौलाना साहब को दिखा देते हैं। मतलब आते से ही नानी ने बोली, क्योंकि नानी ने देख ली थी ना कि जनाब कैसे ठीक हो गई फटाक से, तो तुरंत भड़क गई। ज़ेबा भड़क के क्या बोलती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, अगर आपको ऐसा मौलाना साहब को बुला के मुझको दिखाना है तो एक काम करो, पहले ही बता दो, मैं घर चली जाती हूँ अभी। एकदम गुस्से में ऐसा जवाब
ज़ैबा ने ज़िंदगी में कभी नहीं दी थी। अपनी नानी के सामने तो इतनी ऊँची आवाज़ में बात ही नहीं की थी। लेकिन आज की तो ठीक है, नानी ने बोली नहीं बुलाएँगे, जाने दो, कैंसल कर देते हैं। लेकिन नानी को कुछ तो हिंट मिल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या था, रात का वक्त आया और सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने के लिए तैयार थे। तो एक कमरे में ज़ैबा, ज़ैनाब और इनकी मौसी सोने वाली थी। मौसी की शादी नहीं हुई थी और मौसी अभी भी नानी जी के साथ में ही रहती थी उसी घर में। तो एक कमरे में ये तीनों सोने वाले थे और एक कमरे में ज़ैबा, ज़ैनाब की मम्मी और नानी सोने वाले थे। अब सोने के लिए सब अपने अपने बेड में गए हैं और ज़ैनाब को नींद नहीं आ रही थी आज। मौसी जी भी थोड़ा जाग रही थी। अचानक से उन्हें ज़ैबा की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। तो सोते सोते ना बार बार अपने आप हवा में ये कह रही है, मुझे सोने दो, हट जाओ, मुझे सोने दो। तो ये दोनों शौक हुई, क्या हो गया ज़ैबा, ठीक तो हो ना? ऐसा ज़ैनाब ने और मौसी जी ने पूछी। तो ज़ैबा बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, आप भी सोने दो और सो जाओ। इन लोगों को शौक लगा कि पहले हवा में किससे बात कर रही थी, किसको बोल रही थी हट जाओ, मुझे सोने दो। फिर हम लोग भी गए, आप लोग भी हट जाओ, ऐसा बोल रही है। फिर ये लोग मतलब अब थोड़े से अलर्ट हो गए। अब सोने वाले थे लेकिन अलर्ट होके थोड़ा नोटिस करने लगे ज़ैबा की एक्टिविटी को। ज़ैबा को नींद लगी रही होगी और वो सपने में कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। खैर, रात कट गई और सुबह का वक्त आया। तो मौसी जी ने और ज़ैनाब ने दोनों ने मिलकर ज़ैबा से पूछे कि रात में क्या हो गया था भाई, क्या क्या बोल रही थी, तो हमें कहाँ हटा रही थी और हवा में किससे बात कर रही थी और सपने में ऐसा क्या बड़बड़ा रही थी। तो पहले तो थोड़ी ना नुकुर करी, लेकिन मौसी जी ने बोली कि देख, तो जब से आई है ना मैं तेरे अंदर वियर्ड सी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ, सच सच बता, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है क्या, कुछ अजीब लग रहा है क्या अंदर? तो ज़ैबा बोलती है कि हाँ, जब से हम लोग वो कॉलेज वाली ट्रिप से घर पर लौटे हैं मैं सो ही नहीं पाई हूँ। आज लगभग लगभग 10 दिन होते आ गए, नींद बिल्कुल भी नहीं आई है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आंख बंद करती हूँ तो आंख बंद करते से ही एक औरत दिखाई देती है और बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे पास आ गई, अब तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगी ही जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे लिटरली इतना डर लगता है कि ऐसा लगता है कि अब मैं पागल हो जाऊंगी। खाना भी खाती हूँ तो वो औरत की शक्ल ही सामने दिखाई देती है जो कि मुझसे खाना मांग रही होती है। मैं पागल हो जाऊंगी लिटरली। तो अब ये सारी बात मौसी जी भी सुन रही थी, ज़ैनाब की मम्मी भी साइड में बैठी हुई थी और ज़ैनाब और ज़ैबा की जो नानी जी भी थी वो भी बैठी हुई थी। सब लोगों ने ये बात को सुने और नानी जी ने इसकी मम्मी और मौसी को साइड में ले गई और बोली कि मौलाना साहब को तो दिखाना पड़ेगा, ये सीधे सीधे मानेगी नहीं, भड़क जाएगी, कुछ का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। एक काम करते हैं, तुम दोनों बेटियों को लेकर इनके मामू के घर निकलो और मैं मौलाना साहब के साथ उनके घर पर पहुंचती हूँ, ताकि कोई परेशानी हो तो एटलीस्ट मामू तो रहेंगे और एक दो लोग और रहेंगे तो इन लोगों को संभाल पाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी समझ में आ रही है। बस मम्मी और मौसी इन लोगों को बोलते कि चलो मामू के घर पे मिलने के लिए चलना है। तो मामू का घर इनके घर से थोड़ी दूरी पर, ये लोग वहाँ पे पहुँचे होंगे। यहाँ पे नानी जी मौलाना साहब से मिली और मौलाना साहब को मिलके पूरी बात बताई। फिर मौलाना साहब मिलके नानी के साथ मामू के घर पे पहुँचे और तुरंत ही इसके सामने गए। तो ज़ैबा तो अंदर से मतलब बहुत घबराई हुई थी और पोजेस्ड भी थी एक तरीके से। जैसे ही मौलाना साहब को सामने देखी तो रोने लगी फूट फूट कर। मौलाना साहब का ऑरा ऐसा, एनर्जी ऐसी कि उन्होंने समझाया और उससे कारण पूछे कि क्या हो गया, सही से बताओ, विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सब कुछ बता दी कि हम लोग कहाँ गए हुए थे, फिर उसके बाद मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। तो मौलाना जी ने भी बोले कि देखो गलती तो तुमने कर दी हो, एक तो तुम्हें ऐसा इत्र लगाकर अनोन जगह पर नहीं जाना था, तुम्हारे साथ की लड़कियों ने ऐसा बाल वाल भी खोल कर रखी हुई थी। मैं तुम्हें भी पानी देता हूँ पढ़कर, तब तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या परेशानी हुई है और वो कैसे ठीक हो सकती है। मौलाना साहब ने ज़ैबा को भी पानी दिया पढ़कर और फिर साथ ही साथ ये भी कहा, अब तक मौलाना साहब सब कुछ समझ चुके थे, साथ ही साथ ये भी कहे कि तुमने जो गलती की हो उस गलती की वजह से तुम में से एक की जान जाने वाली है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है उसके परिवार में। एक काम करो, जल्दी से अपनी उन दोस्तों को फ़ोन लगाओ जो तुम्हारे साथ उस दिन घूमने के लिए गए थे, उनकी थोड़ी हाल खबर पता करो। तुरंत ही ज़ैनाब ने फ़ोन लगाई। तो क्या पता चला, कुछ लोगों को ज़ैनाब ने फ़ोन लगाई और कुछ लड़कियों को ज़ैबा ने फ़ोन लगाई। तो जितनी 7-8 लड़कियां थी सबसे पता चला कि सबकी तबीयत ख़राब है। 5 की तो तबीयत ख़राब थी और 2 इतनी वर्स्ट कंडीशन में थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। एक का स्कूटी से ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था और एक को
एक ट्रक ने टक्कर मार दिया था। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी और बाकी की 5 की भी कंडीशन ज़ेबा जनाब जैसी थी। मौलाना साहब ने बोले कि देखो, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिल गई, तुम्हारे साथ हमने झाड़ फूक शुरू कर दिए हैं। तुम लोग वापस से उनको फ़ोन लगाना और सतर्क करना, एक बड़ी मुसीबत उनके सर पर आने वाली है। तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम भी थोड़ा सतर्क रहना। अब मुझे निकलना होगा। ये बोलकर मौलाना साहब निकलते ही हैं। निकले हुए 5 मिनट हुए ही हैं, यहाँ पे ये लोग फ़ोन की ही थी, एक लड़की से बात की ही थी अपनी दोस्त से, उसको समझाई रही थी सब कुछ कि गड़बड़ होने वाली है, कि वेटिंग में एक कॉल आया। देखिए कि इसकी फ्रेंड के ही नंबर से कॉल आया, इनकी एक फ्रेंड के ही नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाई तो क्या पता चला, उसी फ्रेंड की मम्मी का फ़ोन था जिसको ट्रक ने टक्कर मारी थी। आंटी जी ने बताई कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में रही नहीं। ये लोग इतने ज़्यादा घबरा गए जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, बहुत ज़्यादा डर गए। मौलाना साहब को फ़ोन करके तुरंत इन्फॉर्म किए कि हमारी एक फ्रेंड जिसको ट्रक ने टक्कर मारी थी, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब वो नहीं रही। मौलाना साहब ने बोले कि अब तुम्हारे सर से भी मुसीबत टल चुकी है। दरअसल तुम जिस शमशान घाट में रुके हुए थे, वहाँ पर एक प्रेत आत्मा भटक रही थी और हुआ ऐसा कि तुम लोगों ने गलती किए थे, बाल वाल खोल के इत्र वित्र लगा के वहाँ पे गए थे। वो तुमसे अट्रैक्ट हो गई और उसको किसी ना किसी की जान चाहिए थी, वो लेकर चली गई है। जो होना था वो हो गया है, अब जीवन में आगे बढ़ो। ये गलती कभी मत दोहराना वरना रिपीट होगा। ये दोनों मुंबई आई, वो कॉलेज भी छोड़ दी, वो रास्ता भी भूल गई, कभी वहाँ को नहीं गई। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि जनाब ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। वो बोली कि आज भी उन रातों को नहीं भुला पाती है, दिमाग से नहीं निकाल पाती है दोनों बहनें, क्योंकि जो कुछ भी उन रातों में हुआ वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। अभी भी दोनों अनजान जगह में जाने से कतराती हैं और इत्र लगा के बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।